स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, डी और एफ ब्लॉक। और मैंने इसका जो फर्स्ट क्लास थी उसमें बस क्या बताया था, थोड़ा डेमी दिखाया था। डेमी तो दिखाया था, डेमी में बस ये बताया था, मतलब चैप्टर की तो स्टार्टिंग ही नहीं की। ऐसे मान लो कि परमाणु के जिन जिन हमें पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी वो मैंने समझा दिया। ठीक है, ऐसे मानो आज से स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर। और ध्यान रखना 4 से 7 नंबर का चैप्टर आता है और बिल्कुल इजी है। इजी का मीन्स ओनली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर सीख लिया तो समझ लो चैप्टर कर लिया। बात समझ आ रही है? ओनली क्या सीख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसने सीख लिया तो समझ लो ये चैप्टर क्लियर है। सब क्वालिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन के भरने पे और युग्मित एंड अयुग्मित पे। बात समझ आ गई? तो स्टार्ट करें चैप्टर। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे दो पढ़ने वाले हैं हम, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम डी ब्लॉक को करेंगे, फिर उसके बाद हम एफ ब्लॉक को करेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, जो हमारे परमाणु की इंफॉर्मेशन होती है। इंट्रो में मैंने वही पढ़ाया था, बस इस चैप्टर की कोई बात ही नहीं की, बस 2-4 पॉइंट बताए थे। तो क्या होगा, सबसे पहले आता है हमारा, ये तो मैंने सिखा दिया था उसमें कि हम किसी भी तत्व को नेमिंग कैसे करते हैं। इसको एस ब्लॉक का तत्व कब बोलेंगे और डी ब्लॉक का तत्व कब बोलेंगे, पी ब्लॉक का कब बोलेंगे, ये तो तुम्हें बताया ना। मैंने बताया था अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाएगा वो उसी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। अगर पी में जाएगा तो पी ब्लॉक का, एस में जाएगा एस ब्लॉक का, डी में जाएगा डी ब्लॉक का और एफ में जाएगा एफ ब्लॉक का। ये आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले क्या आता है हमारा, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, देखो ध्यान रखना, मैं पॉइंटर को भी हैंड टू हैंड समझाऊंगा और उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा कि क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, इसको यहाँ पे ये पॉइंट समझना है। तो डी ब्लॉक ये समझा चुका हूं आपको, तो क्या लिखेंगे, आपको पता है इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में जाने वाले, डी उपकोष में जाने वाले। ठीक है, तो हम लिखेंगे वे सभी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाते, डी उपकोष में जाते, डी उपकोष में जाते हैं या प्रवेश करते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ये मैंने सिखा दिया था फर्स्ट क्लास में, यही सिखाया था, बस 2-4 पॉइंट सिखाए थे, वहां पे मुझे बता दिया था मैंने कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसे उसी ब्लॉक का तत्व कहेंगे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और क्लियरिटी आएगी वहां पे। यहां तक समझ आ गया? अब क्या होगा, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो वो ऐसे पूछेगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? सिंपल, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहां से पूछेगा डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व तो आप लिख देंगे, सीधी सी बात है, जिनका वे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी उपकोष में जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अगर वो पूछे कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है, सीधी सी बात है। तो संक्रमण तत्व की अगर डेफिनेशन लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, संक्रमण तत्व, इनको क्या बोलते हैं, और संक्रमण तत्व। बात समझ आ रही है? संक्रमण का मीन्स समझ लो, संक्रमण का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसको संक्रमण कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, परमाणु वाले चैप्टर में मैंने बताया था, जैसे वहां पे बोलता है कि कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण करता है, तो संक्रमण का मतलब जाता है। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सीधी सी बात है क्या कहलाएगा, संक्रमण। तो इसे कहते हैं संक्रमण तत्व। इसका मीन्स ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मूव करता होगा। ठीक है, जब मूव करेगा तो हम देखेंगे उसको, तो क्या करता होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता होगा, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? संक्रमण किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक उपकोष से दूसरे उपकोष में क्या करता है, मूव करता है, तो संक्रमण कहते हैं।
तो इनको संक्रमण तत्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला है। तो संक्रमण तत्व से क्यों कहते हैं इनको? उसका रीजन ये है कि इनका अब मूव करेगा क्यों, ये तो पता चल गया कि यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब कहाँ करेगा वो देखा जाएगा, तो ये तो पता चल गया मूव करेगा, ठीक है। लेकिन मूव क्यों करेगा? मूव इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे जो इसका डी ऑर्बिटल होता है, अंतिम वाला जो डी उपकोष होता है वो आंशिक भरा होता है या अपूर्ण भरा होता है। नहीं समझ आया? अपूर्ण का मीन्स डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर उसमें 7 हैं, 6 हैं, 5 है, 8 है, तो क्या है वो अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब पूरा नहीं भरा होता। तो उसका इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। बात समझ आ गई क्या? कि हम लिख सकते हैं कि इन तत्वों के अंतिम डी उपकोष क्या भरे होते हैं? अपूर्ण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? अपूर्ण भरे होते हैं। इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं। और ध्यान रखना, इस वीडियो लेक्चर में कोशिश करूंगा मैं टोटल चैप्टर हो जाए, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन जैसे पूछेगा मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने बता दी कैसे पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो पूछ सकता है डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन। यहाँ पे वो बोल सकता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। ध्यान रखना कौन सा वाला डी खाली, अंतिम वाले की बात चल रही है, क्योंकि अंतिम वाले में जब भी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा जब पहले वाले फुल होंगे। तो दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद आता है कि ये जो डी ब्लॉक के तत्व है इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो हम उन 4 श्रेणियों की बात करने वाले, ठीक है। पहले आप क्या करो, इन डेफिनेशन को नोट करो दोनों को। यहां तक समझ आ गया? आप देखो क्या है, इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में। संक्रमण तत्व समझ में आ गया क्यों कहते हैं इनको। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इनके जो टोटल क्वालिटी है वो इसी पे डिपेंड है कि इनका जो अंतिम डी ऑर्बिटल होता है, उपकोष होता है, वो क्या होता है? अंतिम डी जो हमारा उपकोष होता है इसका, वो खाली होता है, पूर्ण भरा हुआ नहीं होता, अपूर्ण भरा होता है। सब टोटल क्वालिटी इसी पे। अब देखो क्या करेंगे, संक्रमण तत्वों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 4 श्रेणी में। तो हम लिखेंगे संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। कितनी श्रेणी में बांटा गया? 4 श्रेणी में। एक होगी प्रथम संक्रमण तत्व, क्या होगा, यहां से कर देता हूं, जगह काफी मिल जाएगी। तो प्रथम श्रेणी क्या है इसकी, तो हम बोलेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी। क्या बोलेंगे? संक्रमण श्रेणी। या तो इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी बोल दो, या इसको दूसरा नाम क्या है, या इसको हम 3D श्रेणी। बात समझ आ रही है भाई आपको? ये तो क्लियर है कि सी बात है, डी ब्लॉक का तत्व है तो क्या होगा? डी ब्लॉक का तत्व होगा तो सी बात है, डी कोष में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये तो पक्का है। अब तुम्हें पता है अलग अलग डी में जाएगा ना, किसी में 3D में जाएगा, किसी में 4D में जाएगा, किसी में 5D में जाएगा, किसी में 6D में जाएगा। इसीलिए जिसको 3D में, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा उसे 3D सीरीज में डाल दिया, श्रेणी में डाल दिया। जिसका 4 में जाएगा 4 में डाल दिया, 5 में डाल दिया। यहाँ तो कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। तो क्या है ये 3D है, इसका मींस इसमें जितने भी तत्व आएंगे उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से में जाएगा? 3D में जाएगा। डी में जाएगा ये तो पक्का है, लेकिन कौन से डी में जाएगा? 3D में। 3D का मींस तीसरे कोष में, जो तीसरे कोष में डी होगा उसमें जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? हम लिखेंगे इसमें SC
कितना होता है 21 से Zn 30 कितने तत्व होते हैं तक 10 तत्व होते हैं ठीक है। क्या होता है इसमें सी सी बात है, इसमें 10 तत्व होते हैं। जो हमारी 3D है इसमें भी 10 तत्व होते हैं और 4D में सब में इसमें क्या होते हैं 10 तत्व होते हैं। अब इसी तरह से क्या होगा हमारा, ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आपको समझ जाना कि यहाँ पे तो आ जाएगा द्वितीय, क्या आ जाएगा द्वितीय, यहाँ पे संक्रमण श्रेणी, ये तो कॉपी है, या हम बोल सकते हैं या इसको या 4D श्रेणी, ये कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है, मुझे टाइम लगता है लिखने में। यहां तो समझ आ गया। इसमें क्या होता है, इसमें Y39 से CD ये हो गया Y39 CD हाँ ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें Y39 से लेकर कितना होगा CD 48 तक 10 तत्व होते, ठीक है, 10 तत्व होते हैं। ये तो पता है ना तुम्हें सबको, सी बात, 10 तत्व होते हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह से क्या होगा, देखो 10 तत्व भी होते हैं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा तृतीय, कौन सी तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी डेफिनेशन थोड़ा नीचे होगी, ठीक है, मैं एरो करके यहां पे लिख रहा हूं। इसमें LA57 से HG80 तक, इसको कॉपी कर दूं, 10 तत्व होते हैं, ठीक है। क्या होगा आपके, कौन सी सीरीज बची है इसकी, चौथी। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगी इसकी चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या कौन सी है 6D श्रेणी। यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे आपको पता है सेम कॉपी होगा। इसमें AC 89 से CN 112 तक सेम रहेगा, 10 तत्व होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, तीसरी बात है, आपको समझ में आ गया संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, उसमें 4 श्रेणी कौन कौन सी होती है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात थी। अब स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर क्या होगा, जिसके ऊपर टोटल क्वेश्चन होने, वो होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। और आप हाँ एक चीज और इसमें इंक्लूड कर लेना, क्या मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताया ना इसका, तो यहां पे लिख लेना कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS122 एंड N-1 इंटू D1 to 10। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे आप समझो इसका मीन्स क्या है, आपको ये तो मैंने बता दिया था, क्योंकि डेमो तो मैंने सब पहले वाली क्लास में बता दिया। मैंने ये बताया था कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल कौन सी क्लास से स्टार्ट होगा, कौन से होगा, डी, अरे डी ऑर्बिटल किसमें होगा, जब डी उपकोष होगा तभी तो होगा। डी उपकोष कहां से स्टार्ट होता है, मैंने बताया 3 से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे मिनिमम कितना आ सकता है, 3 आ सकता है ना। इसका मीन्स डी का ऐसे एक नंबर कम होगा, अगर एन बराबर कितना रख दो,
n बराबर आप रख दो 4, क्योंकि 3 नहीं रख सकते। अगर यहाँ पे 3 रख दिया तो 3 में से 1 लेस करोगे कितना आएगा 2d। क्या 2d होता है? 2d होता नहीं है, इसलिए आप 4 से स्टार्ट करेंगे। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर 4 रखा आपने तो यहाँ पे s कितना हो गया 4, तो d कितना आएगा 3। इसका मीन्स यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह होगा कि s का एक नंबर ज्यादा होगा, d का एक नंबर कम होगा। ठीक है, यहां समझ आ गया? आप करने वाले इंपोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसे नोट करो। अब देखो अब करने वाले हम क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला। ठीक है, इसे अच्छे से समझना। हमारे पास दो रूल है, n+l, वो बताया था मैंने। तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखो, इतने अच्छे से समझना है इसे कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलें इसे। मैं दोनों रूल्स को एक साथ करके, ठीक है, और साथ में उसका परमाणु का स्ट्रक्चर बना के आपको बताऊंगा। देखो कैसे कैसे कहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक्यूरेट समझ आएगा। एक होता है हमारा अफबाउ का नियम। क्या होता है? अफबाउ। अफबाउ अफबाउ कहते हैं उसको, एक से ही होता है ये, अफबाउ का नियम। ठीक है, और एक होता है बोर-बेरी का नियम। बोर व वेरी का नियम, बोर व वेरी का नियम, बेरी का नियम। ठीक है, अब यहां पे समझना है इसको, दोनों को कॉम्बिनेशन करके समझना है, और साथ में क्या बना के, परमाणु का स्ट्रक्चर बना के, जो बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। यहाँ पे देखो क्या होगा, अफबाउ का नियम क्या है? अफबाउ का नियम बताता है कि किस तरह से कहां पे कौन सा इलेक्ट्रॉन कब किस में जाएगा, राइट। तो अफबाउ का नियम क्या कहता है? अफबाउ का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन, क्या बोलता है ये, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के क्या, बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। बात समझ आ रही है? उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स हुआ कि कम ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले जाएगा, ठीक है, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में, फिर उससे ज्यादा, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे नीचे ऊर्जा वाले से ऊपर ऊर्जा वाले में भरे जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, उसने बताया क्या, उसने रूल दिया, देखो आपको पता है कि जहां से जो स्टार्ट होता है वहां से आपको स्टार्ट करना है, इसे ध्यान से समझना है। यहां पे देखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। ठीक है, अब यहां पे देखो P कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, तो यहां पे करेंगे हम 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। ध्यान रखना, बस ये पता होना चाहिए स्टार्ट कहां से होगा, बाकी सब नीचे को नंबरिंग ऐसी करने। फिर यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद आता है हमारा डी कहां से स्टार्ट होता है, 3 से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 3d, फिर नीचे तो ऐसे ही करना है बस, 4d 5d 6d और 7d। ठीक है, फिर आप कहां से स्टार्ट होता है, 4 से, तो यहां पे करेंगे हम 4f 5f 6f 7f। ठीक है, अब यहां तक समझ आ गया। अब देखो भरते कैसे हैं, इसे भरते से ऐसे हमें क्रॉस करना। देखो यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ पे ये हो गया, देखो इसे इस तरह से मैच करना है। मैं बताता हूं इसका मीन्स क्या है, ऐसे करके, फिर देखो ठीक है, बस इसे एक बार देख लिए तो समझ लो काम हो जाएगा। कोई भी हो ऑर्बिटल आप भर सकते हैं। देखो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है, पहले क्या काय में जाएगा, 1s में, फिर 2s में। देखो फिर इधर से स्टार्ट करना है, तीर, ये जो तीर का साइन है ये दिखा रहा है, यहां से स्टार्ट करना है, यहां तक एंड करना है। फिर अगले में फिर यहां से स्टार्ट करना है, यहां से एंड करना है। तो पहले 1s में जाएगा, फिर 2 में, 2s में जाएगा ना,
फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में, फिर 3p में जाएगा, 4s में, फिर 3d में जाएगा, 3d में जाएगा, 4p में जाएगा, 5s में जाएगा, फिर 4d में जाएगा और 5p में जाएगा, 6s में जाएगा, फिर 4f में जाएगा, 5d में जाएगा, 6p में जाएगा और 7s में जाएगा। इस तरह से जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब बॉर व वेरी ने नियम दिया था n प्लस l नियम, ये कौन सा है? मैंने उसमें डेमी क्लास में जो थोड़ा सा डेमी दिया था इसका चैप्टर का, उसमें मैंने बताया था n प्लस l रूल। तो आपको मैंने वहां पे सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने? ठीक है, एक बार मैं सबको एकदम अच्छे से रिवाइज करके ना और एकदम करा दिया आपको, देखो कैसे होगा। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर कंफ्यूज हो तो आप निकाल सकते हो, वरना इसी से कर लेना, क्योंकि सिंपल भी है, आप लिख भी सकते हैं इसको, एकदम पहचान सकते हैं। n प्लस एल रूल क्या? n प्लस एल रूल होता है कि जिसके लिए n प्लस एल का मान ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा कम होती है, हैं? मैं चेक कर रहा था तुम्हारी कनेक्टिविटी। क्या होता है? n प्लस एल ज्यादा, नंबर ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा, नंबर कम तो ऊर्जा कम। अब देखो क्या होगा, इससे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां पे इसका नियम है कि n प्लस एल का मान ज्यादा तब क्या होगा? तब किसकी? उपकोष की ऊर्जा ज्यादा। बात क्लियर है? अब देखो क्या होगा, आप सोचोगे कि यहां पे क्या है, 3D में पहले आया इलेक्ट्रॉन और 4p में बाद में आया। हालांकि 3D क्या होगा? 3D तीसरे कोष में होगा, अरे तीसरे कोष में नहीं होगा, और 4p हमारा चौथे कोष में होगा, है? तो ऐसा, तो इसमें कंफ्यूज अगर आपको होना है कि नंबर देख के ऐसे लगे कि इसमें आना चाहिए था पहले, या किसी कहीं पे भी आप नंबर में कंफ्यूज हो, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? n प्लस एल के रूल से, जिसकी ऊर्जा क्या होगी आपको ये तो अबाव ने भी बता दिया कि पहले कम ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उससे ज्यादा में, फिर उससे ज्यादा में। ठीक है, तो यह कैसे निकाल सकते हैं आप? कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मान लो हमारे पास, हमें नहीं पता किसकी क्या ऊर्जा है, तो हमारे पास तो ये है, हमारे पास एक 6s कुछ भी ले लो, यहाँ पे हमारे पास है 6s है, और हमारे पास मान लिया हमने 5d है, और हमारे पास 4f है। ऐसे हमें नहीं पता कि क्या कौन सा है, हमें देखना है कि कहां पे किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो हम क्या निकाले? l प्लस एल, और मैंने वहां पे बता दिया था ना l के मान क्या होते हैं। l के मान यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं, बस इतना याद रखना है, s p d एंड f। मैंने बोला था l के मान क्या होते हैं इनके लिए, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, इसके लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 होता है। हम इसके लिए निकाले n प्लस एल का मान, तो n का मीन्स तो आपको पता है, n का मीन्स क्या होता है? n का मीन्स होता है कोष का नंबर, कोष की संख्या। तो कोष की संख्या तो ये लिखी होती है आगे, ठीक है, l यहां से निकालेंगे, तो इसके लिए n प्लस एल निकालो। तो n कितना है इसके लिए? देखो 7, और l कितना है इसके लिए? 0। तो कितना हो गया ओवरऑल? 7 का 7 ही हो गया। यहाँ पे निकालो, तो n कितना है इसके लिए? 5, और d के लिए कितना आता है? 2 आता है, तो कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे देखो इसके लिए कितना है? n तो इसके लिए 4 है, प्लस इसके लिए कितना है? कहाँ पे? 5 और 2, हाँ ठीक है 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। 5 2 7 हो गया। यहाँ पे देखो इसके लिए क्या है? 4, और इसके लिए क्या आता है? 3। अब इसके लिए कितना हो गया? देखो 7। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, सबके लिए तो 7 है, सबके लिए क्या है? 7 है। तो आपको मैंने वहां पे भी बताया था, अगर सबके लिए ये नंबर n प्लस एल सेम आए तो आप देखना क्या? n देखना, जिसके लिए n कम होगा पहले उसमें जाएगा, फिर n जिसके लिए ज्यादा होगा उसमें जाएगा। ठीक है, अगर ये सेम आता है तो। यहाँ पे n किसका कम है? देखो इसका कम है ना, 4f में, तो इसमें जाएगा, फिर 5d में ये। बात क्लियर है? कैसे निकालते हैं, यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको यहाँ पे रख के, यहीं पे रखेंगे और यहाँ पे निकालेंगे, तो एकदम समझ आएगा। मैं बताऊंगा, देखो ऐसे जा रहे हैं ना, तो ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पे निकाले हम, Fe से स्टार्ट करें, किससे स्टार्ट करें? Fe से स्टार्ट करें। अब किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बताओ किससे स्टार्ट करूं? Sc का। चलो देखो, ये हमारे पास क्या? Sc, राइट। अब इसका कितना होता है? 21। ठीक है, अब देखो कैसे निकालना है आपको ऐसे निकालना है। आपको पता है, ये मैंने कल बताया था आपको कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैं कल बता चुका हूं, अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 21 इलेक्ट्रॉन है ना।
अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 21। अब देखो भरना स्टार्ट करना है इसके रूल से, इसके रूल से बिल्कुल सेम ऐसे जाएगा। अब देखो क्या होगा, पहले काय में जाएगा 1s में। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वो बना के दिखाने वाला हूं जिससे आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे। मैं यहाँ पे परमाणु का स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, ठीक है, तो आएगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता रहेगा कौन सी कक्षा में चल रहा है, कहाँ पे कौन जा रहा है, सही है ना? इससे और अच्छा नहीं रहेगा? आपको एकदम क्लियर रहेगा, अरे हाँ ऐसा हो रहा है, पहले में जा रहा है, उसमें उसमें क्यों पहुंचा। देखो अब आपको बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी क्योंकि आपके पास तीनों नियम, दोनों नियम और साथ में परमाणु भी है। अब देखो यहाँ पे क्या पहुंचा, पहले पहुंचेगा 1s में। 1s का मीन्स आपको पता है 1s में, और कितने जाएंगे 2 जाते हैं, ये सब कुछ बता चुका हूं किसमें कितने जाते हैं। तो इसमें कितने जाएंगे, देखो इसमें कितने जाएंगे, इसमें 1s में 2 जाएंगे। आपको पता है पहले तो कंप्लीट कंप्लीट भरते हैं ना, कम रह जाते हैं तो जाते हैं, ये हो गए। तो ये हमारा क्या होता है, पहले वाले में एक ही होता है तो ये फुल हो गया। दूसरे वाले में आपको पता है कितने होते हैं, 2 होते हैं, एस और पी, तो ये एस भी होगा इसमें 2 में और पी भी होगा, देखो दिख रहा होगा। फिर किस में जाएगा, 2s में जाएगा। 2s में भी कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, 2 चले गए 2s में, चलो 2 चले गए। फिर किस में जाएंगे, आपको दिख रहा है 2p में जाएंगे। 2p में तुम्हें पता है कितने जाएंगे, 2p में 6 जाएंगे, राइट। कितने चले गए, 10 चले गए। कितने बचे हमारे पास, 11 बचे, राइट। अब देखो आगे नेक्स्ट किस में जाएगा, 2p में चला गया, 3s में जाएगा। किस में जाएगा, 3s में, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये इसका मटेरियल समझाने के लिए। यहां पे किस में जाएगा, 3s में जाएगा। 3s में चला गया, 3s में भी कितने जाते हैं, s में 2 ही जाते हैं, सीधी बात है, ये चले गए। कितने बचे हमारे पास, 9 बचे। कितने बचे, 9 बचे। अब देखो 3s में चला गया, अब किस में जाएगा, 3p में। 3p में जाएगा, 3p में कितने जाते हैं, तुम्हें पता है p में तो 6 ही जाते हैं, क्या 3p है 2p है कुछ भी है, तो 6 हो गए। अपने पास कितने बचे, 3, अरे 3 नहीं बचे, देखो 10 यहां तक हो गए, 2 कितने हो गए, 10 2 12 हो गए, और 6 कितने हो गए, 18 हो गए। आपके पास कितने थे, 21। कितने बचे आपके पास, 3 बचे ना, 3 बच गया आपके पास, यहां तो कोई दिक्कत। अब आपको बताया अब किस में जाने वाला है, देखो ये हो गया, हमने कहां तक भर दिया, 3p हमारा कहां गया, ये 3p हो गया। अब किस में जाएगा, 4s में जाएगा ना, अब 4s में जाएगा। तो 4s में कितने जाएंगे, 4s में कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। आपके पास कितना बचा, कितना बचा बताओ मुझे, कितना बचा, 1 बचा। 1 किस में जाएगा, कहां पे जाए, कहां पे, ये हो गया ना, हमारे कितना हो गया, 4s हो गया। 4s कंप्लीट हो गया, 3d में जाएगा। कहां पे जाएगा, देखो 3d में जाएगा। किस में जाएगा, 3d, और 3d में कितना जाएगा, बात समझ आ रही है। देखो यहां पे समझो, यहां पे इतना अच्छा समझ नहीं आएगा। यहां पे हमारे कितना है, 3s, 3s है ना, और यहां पे कितना होगा, 3p, और यहां पे कितना होगा, 3d, और यहां पे कितना होगा, ये हो गया। 3 में था 1 2 3, इनमें 3 होंगे ना, 4 में 4 होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 4s, यहाँ पे होगा 4p, यहाँ पे कितना होगा 4d, और यहाँ पे कितना होगा 4f। यहाँ पे देखो समझो पहले कौन सा भरा, अब देखो एटम से समझाता हूं, यहाँ पे आएगी एक्यूरेसी अच्छी निकल के। यहाँ पे आपको पता है ये भर गया, फिर उसके बाद कहां पे आया, देखो यहाँ पे आए 2 इलेक्ट्रॉन आए ना, फिर 3p में आए, 3p में आए 6 इलेक्ट्रॉन आए, फिर देखो उसके बाद कौन सा भरा, 4s। समझे यहाँ पे, ये देखो अभी पूरा नहीं भरा है क्योंकि यहाँ पे 3d क्या रह गया, खाली रह गया ना, उससे पहले कौन सा भर दिया, 4s, फिर उसके बाद किसमें गया एक इलेक्ट्रॉन, इसमें। अब क्लियरिटी आई होगी, क्लियरिटी आ गई ना पक्की। देखो यहाँ पे ऐसे लिखता समझ नहीं आता, अब ऐसे लिख दिया तो समझ आ गया कि हाँ ऐसे से भरे जाते। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, यही है। अब देखो होता क्या है, यहां तो देखो कितने हमारे पास 10 है ना, 10, और ये कितनों को 18 हो गए। तो देखो इससे एक चीज और बता, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लू मैं, यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा 1s2, और यहाँ पे कितना है 2s2, और 2p6, और यहाँ पे 3s2, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 3p6, और यहाँ पे कितना है 4s2, एंड यहाँ पे कितना है 3d1। अब देखो एक चीज बुक्स में ऐसे लिखा होता है,
यहां पे ये परमाणु क्रमांक से 18 18 है ना, और 18 परमाणु क्रमांक किसका होता है? आर्गन का, एआर का, जो नियोन गैस होती है। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? आपको पता है, ये रूल तो मैं 1000 बार बता चुका हूं, जिसके बराबर जो होगा उसकी जगह वो आ सकता है। तो ये परमाणु क्रमांक किसका है? एआर का, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप? एआर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ए आर, एआर लिख दिया, यहाँ पे ऐसे करके एआर लिख दिया, और बचा क्या? ये, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4s2 और यहाँ पे 3d1। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे भी शॉर्ट में लिखा होता है, तो बुक्स में समझ में आ गया क्यों लिखा होता है? ऐसे लिखा होता है कि हमें इतना, अगर ऐसे लिखेंगे बार बार तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा हमें, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे यार लिख देते हैं और लास्ट वाले लिख देते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे निकालते हैं किसी का भी परमाणु क्रमांक, और ध्यान रखना परमाणु क्रमांक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे निकालते हैं। ये पूरे का पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है, इसे अच्छे से करना। अब ये हो गया। अब मैं सिखाऊंगा आयन कैसे बनते हैं। अब आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताओ, फिर मैं आयन बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि वो बना के देता है Mn+2। बताइए, ये इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये रंगीन होगा कि नहीं होगा, ये बहुत सारी चीजें पूछता है यहाँ पे। तो मैं अब इसका आयन्स बनाना सिखाऊंगा, पॉजिटिव आयन कैसे बनता है। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना? अब यहाँ पे देखो, इसका बाह्य कोष कौन सा है? बताओ मुझे, बाह्य कोष कौन सा है? तो बाह्य कोष कौन सा है भाई? यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन गया नहीं, तो यार तुम्हें पता है सबसे बाहर वाला 4s है। अरे नंबर से पता नहीं चल रहा, 4s वाला सबसे बाहर है। तो ध्यान रखना, भरते क्या है अंदर से बाहर को, लेकिन निकालेंगे सबसे बाहर वाले से। तो सबसे बाहर वाला कौन सा है? यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे तो मैं प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा है। सबसे बाहर वाला कौन सा है? 4s। 4s सबसे बाहर होगा ना, क्योंकि ये तो 3 वाले कोष में है और ये 4 कोष में। ठीक है, तो सबसे बाहर वाला। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा सबसे बाहर वाले में, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर। ठीक है, इसे नोट करो आप, और मैं फिर निकालना सिखाता हूँ पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। राइट, अब यहाँ भरना तो आ गया, अब सीखेंगे इलेक्ट्रॉन को निकालना। ठीक है, भरना और निकालना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखो फिर कितनी फास्टली करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात समझ में आ रही है तुम्हें? ये तो आ गई। अब जैसे हमारे पास Mn है, क्या हमारे पास Mn, वो चेंज करो, Mn है, तो क्या करना है हमें? Mn में दिखाना है कि Mn में किस तरह से क्या होना है, किस तरह से इसको निकालना है। अब देखो Mn से स्टार्ट करेंगे। हमारा Mn है हमारे पास 25। कितना है? ये समझा चुका हूं, सीधी सी बात है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 25 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो पहले आप भरेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे। पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे। राइट, तो इससे क्या होगा? भरने का रिवाइज भी हो जाएगा। अब देखो कोई दिक्कत ही नहीं, आप भर सकते हैं। हम एकदम फास्टली भरूंगा। ठीक है, क्या होगा? 1s 2 होगा, 2s 2 होगा, 2p 6 होगा। राइट, फिर हमारा होगा 3s 2 होगा, और 3p कितना होगा? 3p हमारा 6 होगा। राइट, 3p 6 हो गया। देखो यहाँ पे 2p, ये हो गया, 3s हो गया, फिर 3p 4s हो गया। 3p के बाद क्या आता है? 4s। 4s में कितना आएगा? 4s में हमारा 2 आएगा। अब देखो क्या होगा? 3d में जाएगा। कहां गया हमारा? 3d ऊपर, देखो ये 3d में जाएगा ना। अब 3d में ये ध्यान रखना, देखो ऐसे करके ना, और घूम के वापस कहां पे आना है? इस पे आना है। इसे करके घूम के वापस कहां पे आना है? इस पे आना है। इसे करके घूम के वापस कहां पे आना है? इस पे आना है। इसे करके घूम के वापस कहां पे आना है? यहाँ से स्टार्ट करना है, शुरू से ही। फिर इसे करके घूम के कहां पे आप वापस आना है? इससे स्टार्ट करना है। मतलब ये है कि एंड करके फिर शुरू यहीं से करना है। आप ऐसे करके जो रो बना हुआ होता है ना, डेड डैश से बना हुआ होता है, उसका मीन्स ये होता है कि आपको एंड यहां से करना है, फिर स्टार्ट फिर से करना है। यहाँ तो हो गया। अब देखो क्या बचा आपके पास, कितने हो गए? आपको पता है यहाँ पे कितने हो जाते हैं? यहाँ पे कितने हो गए आपके पास? 10 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए? 18 हो जाते हैं। यहाँ पे 18 हो गए। हमारे पास कितने? 25 7 है ना, तो 7 यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। कितना बचा? 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन 3D में जाएंगे। ये आपके सामने इसका नमूना रखा हुआ है। 3D में 5 इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है ना? अब देखो क्या होगा। अब ये तो होता है हमें बनाना, अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालने। इलेक्ट्रॉन निकालने, ये तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा कितना आता है? +1। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कितना आएगा? +2। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कितना आएगा? +3। माना हमें देखना है। अब देखो यहाँ साथ साथ एक चीज और सिखाता चलो, डी में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? कौन से वाले कोष से देखते हैं? सबसे बाहर वाले से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बाहर वाला और उससे अंदर वाला दोनों पार्टिसिपेट करते हैं काय में? बॉन्ड बनाने में भी। क्योंकि आपको पता है सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है 3D में, और उससे पहले पहुंच गया 4s में।
तो ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, साथ मिलके काम करेंगे बॉन्ड बनाने में भी। कौन कौन? ठीक है ना, दोनों साथ करेंगे काम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मानो इसका हमें करना है Mn की इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या करना है? निकालना है। जैसे Mn हमारे पास है प्लस, Mn हमें करना है +2। +2 का मीन्स या तो समझ आ गया, Mn +2 करना है, इसका मीन्स क्या होगा? Mn +2 का मीन्स है कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन मूव कराने हैं। और अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले से निकलेंगे पहले। यहाँ पे सबसे बाहर वाला कौन है? परमाणु का स्ट्रक्चर इसलिए तो साथ बना के बता रहा हूं आपको। सबसे बाहर वाला कौन दिख रहा है आपको? 4s। 4s है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पहले किससे निकलेंगे? 4s से। तो 4s से निकलेंगे, तुम्हें पता +2 आया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, लेकिन निकालने का तरीका क्या है? सबसे बाहर वाले को उससे निकालोगे। ये मत सोचना कि लास्ट का इलेक्ट्रॉन तो 3D में न गया तो हम तो इससे निकाल दें, इससे नहीं निकालना, देख के सबसे बाहर वाले में। सबसे बाहर वाला कौन सा है? 4s। तो 4s से आप क्या करेंगे? देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप? इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? AR लिख सकते हैं ना। तो हम शॉर्ट में लिख देंगे इसको, पहले हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि AR कर सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम 4s2 एंड 3d5। 3d5। और यहाँ पे देखो हमें क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो पता है आपको किससे जाएंगे? सबसे बाहर वाले से। तो 2 इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे, तो आपको ये तो पता है यार किसकी जगह लिखा है? इतने की जगह लिखा है मैंने। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप 4s में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 0। और यहाँ पे 3d में कितने? 5 के 5 बचे। कोई डाउट, कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी है, बस इसका ये वाला परफॉर्मा याद होना चाहिए, ये वाला परफॉर्मा। यहां तक क्लियर है? अब करना है, मान लिया कि हमें Mn+3 करना है, Mn+3। याद रखना कि ये इतनी हार्ड चीज लगती है बच्चों को, लेकिन मैंने अपने माइंड से सोचा कि कैसे बेटर समझाया जा सकता है। तो मुझे लगा कि ऐसे कराऊंगा तब भी समझ में आएगा, मुझे लगा ऐसे कराऊंगा तब भी समझ में आएगा। मैंने सोचा अपने माइंड में अगर तीनों को मैच करा दूं तो एकदम आ जाएगा, क्योंकि यहां कंफ्यूज रहेगा यहां देख लेंगे, यहां कंफ्यूज रहेगा वहां पे देख लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या 3 करना है। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3 निकालने का। 2 तो आप निकाल चुके हैं, एक और निकालना है, तो एक किस में से निकलेगा? आपको पता है तीसरे कोष में से नहीं निकलेगा। अरे ये तो खत्म हो गया, सबसे बाहर वाला ये था ना, सबसे बाहर वाला ये था, ये था। ठीक है, इसमें से तो निकल गया। अब किसका नंबर आया? अरे तुम्हें पता है सबसे बाहर वाले में से निकलेगा पहले, फिर उससे अंदर वाले, फिर उससे अंदर, फिर उससे अंदर, जैसे बढ़ते हैं ना ऐसे। तो समझ में आया? तो सबसे बाहर वाले से निकल गया, अब इससे अंदर वाले का नंबर है। अब आप ये सोचेंगे यार इसमें से किससे निकालें, क्योंकि अंदर तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहे हैं, तो किससे निकलेगा? डी से। डी से किससे निकलेगा? डी से निकलेगा। जैसे यहाँ पे किससे निकलेगा? डी से। यहाँ पे डी से। अब डी से कितना निकालना है आपको? 2 तो निकल चुके, 3 निकालने, एक और निकालना है डी से। तो जब डी से निकालोगे आप तो सी बात है AR हो गया, और एस में तो ऑलरेडी 0 चले गया। अब इसमें कितने थे पहले? 5। अब कितने बचे? 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 4 बचे ना। अब आप, मुझे लगता है कि आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो युग्मित और अयुग्मित देखना है, युग्मित एंड अयुग्मित। ठीक है ना। अब देखो युग्मित, और ध्यान रखना एक चीज कंफ्यूज होना वो की कोई जरूरत नहीं है, किससे निकलेगा कहां निकलेगा। आपको पता है ये लास्ट वाले जो होते हैं ना, इनसे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। बात करता हूं, बात समझ आ गई ना? जो लास्ट वाले 2 होते हैं ना SOD, इनसे निकलने इलेक्ट्रॉन, बाकी से निकलने नहीं है। बात खत्म, याद रखना। अब देखो अयुग्मित युग्मित कैसे निकालते हैं। देखो अब मैं किसी में भी चेक कर सकता हूं, मैं देखू इसमें कितने, इस वाले में आपको तो पता है किससे निकालना है, मकसद होता है आपको लास्ट वाली डी से और एस से, वहीं पे काम चलेगा सब कुछ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो स्ट्रक्चर आपको पता है, देखो ऐसे, मतलब लास्ट वाले से होता है ना। अब देखो यहाँ पे ऐसे अपने पास, तो एस में तो क्या है? 0 है इसमें, तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखो डी में कितने होते हैं हमारे पास? 5 होते हैं ना, 1 2 3 4। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो तुम्हें पता है मैंने बोला पहले एक एक भरो, अरे एक एक में खत्म हो जा तो बात अलग है। अगर सब पे आ जाए तो पहले सबको एक एक दे दो, फिर जो बचे फिर दोबारा से देना स्टार्ट कर दो, वो बात अलग है। पहली बार भी खत्म हो गया तो दे नहीं सकते, तो यहाँ पे पहली बार में खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे अयुग्मित कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? अरे 4 के 4 अयुग्मित है। युग्मित का मतलब क्या होता है? जोड़े में अगर दिखे तो युग्मित, अकेले दिखे अयुग्मित, तो सभी अकेले हैं यहाँ पे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे? अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 4। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने सिखाने की कोशिश की है, साथ में अयुग्मित भी सीख लेना। ठीक है, अयुग्मित कितने? 4, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पे भी
बहुत से क्वेश्चन होते हैं, रंगीन आयन ये वो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे होते हैं। बात समझ आ गई? तो देखो अब इसको नोट करो। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों को, किस टाइप से कहां से पूछेगा। दोनों चीज आ गई, इलेक्ट्रॉन निकालना भी आ गया, इलेक्ट्रॉन डालना भी आ गया, युग्मित अयुग्मित भी पता हो गया। अब किसी का भी निकाल लो, यहाँ पे 5D में निकालोगे, तो 5D का निकालोगे तो क्या होगा, तुम्हें पता 5D में 5 हो जाएंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा 5, तो भी क्या होंगे, तो 5 के 5 अयुग्मित होंगे। ठीक है, अब इसे नोट करो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था इसका। अब यहां तक समझ आ गया। अब हम करेंगे इसके जो क्वालिटी है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो इसे पता होना चाहिए बेसिकली। और अब हम करेंगे क्वेश्चन जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले आते हैं, अब हम इसके आने वाले हैं इनके गुणों पे। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों के गुण करने वाले। डी डी ब्लॉक ब्लॉक के तत्वों के गुण, डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। ठीक है, अब एक एक करके करेंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधी बात है। पहला आता है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। पहला क्वालिटी कौन सी है, पहली है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। देखो यहाँ पे समझना, पहली बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। मैंने बोला ना, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे समझाऊंगा भी, और जो इसके टॉपिक होंगे उसे लिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या तुम्हें पता है, धातुएं क्या करती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन देती है ना, तो और अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीकरण संख्या यही बताती है कि इस यौगिक में इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या लिए हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास है FeCl3। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ये जो हमारा अणु है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है +3 है। कितनी है, +3 है ना। तो +3 का मीन्स होगा कि यहाँ पे इसमें Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर किसी भी एक Cl की, क्योंकि ऐसे करके होगा, देखो ये समझ में आ गया ना, ऑक्सीकरण संख्या समझ में तो आ गया, ऐसे 3 जुड़े ऐसे। ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा वैसा होगा, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो केमिकल बॉन्डिंग की बात है। तो ऐसे 3 जुड़े है ना। आपको पता है इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया होगा, बॉन्ड बनाते हुए, क्या करते हुए, बॉन्ड बनाते हुए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, 3। तो इसका मीन्स इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3। तुम्हें पता है एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो कितना आएगा, +1, 2 दिए तो +2, 3 दिए तो +3। यहाँ पे देखो अब हम निकाले इस Cl की, तो इस Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो लेने पे क्या आता है, माइनस। तो सीधी बात है, अगर Cl की ऑक्सीकरण संख्या देखें तो -1। तो Fe की कितनी हो गई, Fe की ऑक्सीकरण संख्या हो गई +3, और Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, अगर Cl की देखे तो -1। तो इसका मीन्स क्या है, ऑक्सीकरण संख्या बताती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या बताती है, ऑक्सीकरण संख्या बताती है दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना। अब देखो उसने पूछा ऑक्सीकरण संख्या समझ में आ गया। अब यहाँ पे पूछा परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं ये क्यों, तो इसलिए करते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि आपको पता है इनके जो लास्ट वाले ऑर्बिटल्स होते हैं S और D, उनके दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पास क्या था, अभी हमारे पास कौन सा था, ये तो समझ आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। हमारे पास था अभी, देखो किसका किया था हमने, Mn का किया था ना। Mn कितना था हमारे पास, 25 था ना इसका, ये तो था। तुम्हें पता है हमने क्या लिखा था इसका, AR, ऐसे लिख के हमने क्या कर दिया था, 4s2 और 3d5, ऐसे कुछ किया था, ऐसे किया था ना। तो इसलिए ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती प्रदर्शित करते हैं ये, क्योंकि यहां पे ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एस का क्या होगा, देखो एस जो होगा हमारा, ये ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर बना लो, एकदम समझ आ जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ पे एस में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, और डी में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे समझ में आ रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो
ये हमारे दोनों ऑर्बिटल है एस और डी, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों दोनों बंद बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है, दोनों बंद बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है। बात समझ में आ गई क्लियर? अब देखो यहां तो समझ आ गया, अब करेंगे हम, देखो यहाँ पे तो ये बात तो समझ आ गई ना, अब यहाँ पे करेंगे डेफिनेशन। पता चल गया क्यों परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि इसका कौन सा, अरे इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एन, और इसको क्या बोलते हैं n-1d है। तो हम लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व है, तो कुछ भी बोल दो आप, तो हम लिखेंगे संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक की बात की है, संक्रमण संक्रमण तत्व परिवर्ती परिवर्ती, यहां से लिख रहे हो ठीक है, वहां पे मेरे पास स्पेस कम है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या संख्या ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, फिर दर्शित करते हैं क्योंकि इनके इनके कौन से एन एस व n-1 डी दोनों उपकोष, क्या उपकोष रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते, रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट? तो एक पॉइंट हमने सीख लिया, ठीक है, एक एक पॉइंट करके हम इसके तो गुणों करेंगे, इसे नोट करो। अब इसकी सेकंड क्वालिटी करेंगे हम, कौन सा, उत्प्रेरकी गुण। अब देखो क्या है, अब करेंगे इसका उत्प्रेरकीय उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण, ठीक है। अब देखो उत्प्रेरकीय गुण क्या होता है, उत्प्रेरक का मीन्स क्या होता है, पहले ये तो समझो उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं किसी भी रिएक्शन की रेट को, दर को क्या कर देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। बात समझ में आ गई? दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे मान लो उत्प्रेरक का काम क्या होता है, जैसे हमें क्या करना है, कोई स्लो रिएक्शन चल रही है और हमें फास्ट करानी है उसे, तो क्या उत्प्रेरक का यूज करके फास्ट करा लेंगे, या कोई रिएक्शन ज्यादा फास्ट चल रही है हमें स्लो करानी है तो उत्प्रेरक का यूज करके स्लो करा लेंगे। तो उत्प्रेरक का काम तो होता ही है, पता तो होना चाहिए उत्प्रेरक क्या करते हैं। अब देखो ये डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्या होते हैं, उत्प्रेरक का गुण दिखाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि एक तो आपको पता है इसके डी जो कक्षक होते हैं, अंतिम डी कक्षक कैसे होते हैं, अपूर्ण भरे होते हैं, अपूर्ण भरे होते हैं ना। मैंने बोला था सबसे ज्यादा क्वालिटी जो यूज होगी इसकी वो यही होगी कि इसके अंतिम डी कक्षक जो होते हैं, कक्षक मीन्स उपकोष, अरे उपकोष अपूर्ण होंगे तभी तो कक्षक अपूर्ण होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि इसके अंतिम डी उपकोष जो होते हैं वो अपूर्ण भरे होते हैं, ठीक है। और ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, ठीक है ना। परिवर्ती अभी पढ़ा था हमने, तो हम लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व, दोनों में से कुछ भी लिख देना, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक ब्लॉक के तत्व किसके कारण, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या व दूसरी क्वालिटी क्या है, अपूर्ण डी उपकोष व अपूर्ण अपूर्ण भी लिख सकते हो या आंशिक भरा होता है, तो अपूर्ण डी उपकोष के कारण,
क्या करते हैं, डी उपकोष के कारण उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ गई, जल्दी से नोट करो, फिर थर्ड क्वालिटी करें। ये स्पेस है हमारे पास है, अभी तो स्पेस है, यहां पे करा दो, ठीक है, इक्वालिटी यहां पे कर लो। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट है हमारा, इसके होते हैं रंगीन यौगिक या रंगीन रंगीन यौगिक होते हैं। वो पूछता है रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, तो सीधी सी बात है, बस ये मैंने बोला था सबसे, देखो इसका उत्प्रेरकी गुण, उत्प्रेरकी गुण का आंसर अलग है? और इसका परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या का, बाकी सबका यही आंसर है। अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, उत्प्रेरकी गुण, अगर आप जैसे याद नहीं रहता एग्जाम में, तो अगर आप ये भी लिख सकते हैं ना, क्या डी उपकोष के होते हैं, अपूर्ण भरे होते हैं, तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आप पूरा लिख के आए तो अच्छा है। बाकी इसके जो गुण है चुंबकीय गुण, ठीक है, क्या चुंबकीय गुण रंगीन यौगिक वाले, इनका सबका आंसर क्या है, एक ही है। क्या आपको बस ये लिखना है, क्योंकि इनके अंतिम डी उपकोष क्या होते हैं, अपूर्ण भरे होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे रंगीन, पहले हम पढ़ेंगे रंगीन यौगिक, क्या रंगीन यौगिक, रंगीन यौगिक का मीन्स जैसे कोई यौगिक बनाएंगे तो कैसा होगा, वो रंगीन होगा। देखो यहाँ पे तो एक ही ये गुण कर लिया हमने, और एक ये रंगीन यौगिक, ठीक है, इसका आंसर और हमारा चुंबकीय गुण, चलो अलग अलग करा देता हूं। तो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, वो ऐसे पूछेगा कि ये रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, तो आप बस इसका आंसर एक ही लिख देंगे, क्या कि इनके अंतिम डी उपकोष अपूर्ण भरे होते हैं, इसलिए ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक है। अब क्या लिखोगे, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्वों के अंतिम डी डी उपकोष, डी उपकोष क्या होते हैं, अपूर्ण भरे होते हैं, क्या अपूर्ण भरे होते होते हैं, होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए रंगीन यौगिक बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन चल रहे हैं तुम्हारे, ये पूछता है, यही पूछता है वो, रंगीन यौगिक बनाते हैं। अरे वो पूछ सकता है ना कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, तो सब क्वेश्चन है ही आपके, सबके क्वेश्चनों के आंसर करा रहे हो, मैं भी बताऊंगा, देखो क्या क्या पूछेगा वो। अब देखो ये हो गया, अब हमारे पास आता है चुंबकीय गुण, क्या आता है नेक्स्ट क्वालिटी, चुंबकीय चुंबकीय गुण। यहां पे समझो, देखो चुंबकीय गुण का मतलब क्या होता है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो अनुचुंबकीय प्रभाव दिखाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं प्रतिचुंबकीय प्रभाव दिखाते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय को समझने की जरूरत नहीं है, आपका फिजिक्स में चैप्टर है वहां पे समझना, बस यहाँ पे समझ लो कि प्रतिचुंबकीय होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। क्या होता है चुंबकीय गुण, देखो दो तरह के होते हैं, लेकिन इसका आंसर भी क्या है, इसका आंसर भी वही है। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इनके बिल्कुल कॉपी, क्या करना है आपको, बिल्कुल कॉपी, क्या हम लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका भी आंसर वही है, क्योंकि इनके अंतिम क्या, डी उपकोष क्या होते हैं, अपूर्ण भरे होते हैं, अपूर्ण भरे होते हैं। बात समझ आ गई, तो सबका आंसर क्या है, देखो सबका आंसर देखो,
इसका भी ये, इसका भी ये, इसका भी ये, दो कोष अपूर्ण भर होते हैं। और ध्यान रखना, अगर पेपर में कुछ भी याद ना आए ना, इसकी कोई सी भी क्वालिटी आए, समझ में आ रहा है? अगर पेपर में कोई से का आंसर याद ना आए, इसकी कोई सी भी क्वालिटी आए, तो आप साफ साफ लफ्जों में लिख देना कि सी सी बात है, इसका अंतिम डी उपकोष अपूर्ण भरा होता है, इसीलिए क्वालिटी होती है। कुछ भी पूछे, देखो उत्प्रेरकीय गुण है ना, रियल में ये इसी के कारण है। और ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या है ना, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या का रीजन भी क्या है? डी उपकोष अपूर्ण भरा है। अगर डी उपकोष पूर्ण भरा होगा तो ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित नहीं हो सकती। समझ में आया? तो सबका रीजन क्या है? परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या का रीजन भी क्या है? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल मतलब डी उपकोष। तो सब क्वालिटी का जो मेन रीजन है वो है हमारा डी उपकोष, क्योंकि डी उपकोष अगर पूर्ण भरा होगा, डी उपकोष अगर पूर्ण भरा होगा तो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करेगा। तो सीधी बात है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आए तो आप सबके आंसर में इनके यही लिख सकते हैं कि इनका अंतिम डी उपकोष अपूर्ण भरा होता है, इसलिए ये गुण प्रदर्शित करते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना? तो इसमें देखो, इसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व संगठन चुंबकीय गुण क्यों दिखाते हैं, आपको पता है। उत्प्रेरकीय गुण क्यों दिखाते हैं, आपको पता है। रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, ऐसा पूछ लेता है ना, कारण बताइए कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। तो इस तरह से पूछता है वो घुमा फिरा के, तो आप आंसर ऐसे लिखेंगे। दूसरी बात, एक लॉन्ग क्वेश्चन देता है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं तथा इनके गुणों की व्याख्या कीजिए, ये गुणों को बताइए। तो क्या करना है आपको? डी ब्लॉक के तत्व जो डेफिनेशन आपने लिखी है वो लिख लेना, फिर सबको जितने भी क्रम में मैंने लिखा है सबके गुणों को आप नीचे लिख देना, आंसर आपका फाइनल। ठीक है, समझ आ गया? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसका, जो यहाँ से अगर ये मैं मानता हूँ कि इससे ना 3 से 4 नंबर का इसी गुणों से पूछता है वो। ये गुण याद होने चाहिए, ऑर्बिटल आने चाहिए फिल करने, और आपकी डी ब्लॉक की डेफिनेशन। ठीक है, अब इसे क्या करो, इसे नोट करो। अब यहां तक समझ आ गया? अब देखो ध्यान से देखना कि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछता है वो एक एक नंबर के, ठीक है, वो करने वाले हैं। लेकिन आपको क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड है। इसमें क्या है, चुंबकीय गुण वाले में एक चीज रहेगी, उसे वो नोट कर लो। क्या होगा, चुंबकीय गुण कितने टाइप के होते हैं हमारे? चुंबकीय गुण कौन कितने टाइप के होते हैं? चुंबकीय गुण सीधी सी बात है, 2 टाइप के होते हैं। एक को होता है प्रति चुंबकीय, और एक क्या होता है? एक होता है अनुचुंबकीय। दोनों को समझ लो, अनुचुंबकीय हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया। अगर क्या होगा, क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे किसी भी यौगिक में या किसी भी अणु में या किसी भी परमाणु में कहीं पे भी अगर क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तुम तो बस इतना ध्यान रखना, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, बात खत्म। ठीक है, हाँ, अनुचुंबकीय। क्या होगा, यदि क्या हो, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कैसे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उपस्थित यदि होते हैं। बात समझ आ गई? अगर क्या होते हैं, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तब अनुचुंबकीय व्यवहार दिखाते हैं। कैसा? अनुचुंबकीय व्यवहार करते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो प्रतिचुंबकीय, तो क्या होगा, इसका उल्टा है। यदि अयुग्मित, कॉपी कर रहे हो, देखो कॉपी कर रहे हो मैं इसकी, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो, बस क्या लगाना है इसमें, नहीं होते हैं, तब क्या? प्रतिचुंबकीय व्यवहार कर प्रदर्शित, और लिख लेना, ठीक है, व्यवहार प्रदर्शित लिख लेना यहाँ पे, प्रदर्शित का मतलब ये दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। दोनों बात समझ आ गई? चुंबकीय गुण कितने तरह के होते हैं? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनुचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो प्रतिचुंबकीय। बात समझ आ गई? अब देखो इसे नोट कर लो, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं एकदम। अब इसे ध्यान से समझो, वो छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछता है ना चैप्टर से, वो ऐसे पूछता है। उसने पूछा, देखो
उसने पूछा आपको रीजन बताना है, इसका रीजन क्या होगा। अब उसने पूछा स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 21 है, एक संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक इसका परमाणु क्रमांक 30 नहीं है। ठीक है, उसने बोला ये तो है और ये नहीं है, राइट। तो कैसे निकालोगे आप, आपने संक्रमण तत्व की डेफिनेशन क्या देखी थी, जिसका अंतिम डी कोष अगर क्या भरा है, अपूर्ण भरा है तो संक्रमण तत्व है, और अपूर्ण नहीं भरा तो संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है ना। अब देखो मैं डायरेक्ट वाले फॉर्म से निकाल दूं एआर करके, एआर करके निकालेंगे ना, एकदम समझ आ जाएगा। अब देखो पहले का हम इसका आंसर लिखते हैं। देखो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें चेक करना पड़ेगा अगर क्या आता है, क्या आता है, अगर अपूर्ण आता है तो संक्रमण होगा, पूर्ण आता है तो संक्रमण नहीं होगा। तो हमने देखा जेड हमारा स्कैंडियम है, परमाणु क्रमांक कितना हमारे पास, कितना है, 21 है, 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे समझो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा स्कैंडियम का, स्कैंडियम का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीडी का क्या निकालना पड़ेगा, हमें वो निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होगा, ये है ना, तो हम क्या निकालना पड़ेगा इसका, अब देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछता है ना चैप्टर से, वो इस तरह से पूछता है और डिपेंड उस पर ही बेसिक इन्फॉर्मेशन पे इसकी। उसने क्या पूछा, उसने पूछा स्कैंडियम, स्कैंडियम जो है हमारा उसका परमाणु क्रमांक कितना है 21, एक संक्रमण तत्व है, और उसने बोला जिंक हमारा जेडन संक्रमण तत्व नहीं है, परमाणु क्रमांक 30 है। तो आपको तो रीजन पता होनी है, संक्रमण तत्व कब कहोगे आप, जब अंतिम डी कोष अपूर्ण भरा होगा तो संक्रमण बोल दोगे, और पूर्ण भरा होगा तो संक्रमण नहीं होगा, तो रीजन तो यही होगा। ठीक है, देखो ये स्कैंडियम संक्रमण है, क्यों, क्योंकि इसका अंतिम उपकोष क्या होगा, डी उपकोष अपूर्ण भरा होगा, और इसका पूर्ण भरा होगा, पता तो है लेकिन हमें क्या करना है, रीजन दिखाना है इसका। ठीक है, तो हमारे क्या है, उसने बोला है तो दोनों के क्या निकाल दे, हम क्या निकाल ले, दोनों के क्या निकालें, अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, सीधी बात, उसी से पता चलेगा भरा है कि नहीं भरा है। अब हमारा कौन सा है, स्कैंडियम, देखो यहाँ पे स्कैंडियम होता है हमारा एस सी कितना है 21। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका परमाणु क्रमांक निकालेंगे, इसका निकाल के भी दिखाया था मैंने आपको। तो कितना होता है 18, 18 जो होता है, तो 18 की जगह कितना कर लेते हैं हम, ए आर कर लेते हैं, 18 हो गया, हमारे पास कितना है 21, कितना बचा, कितना बचा, 3 बचा ना, अरे 3 तो बचा, तो आपको पता है 3 जाता है इसका 4s में, और कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3d में। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो इसका अंतिम डी, इसका अंतिम डी उपकोष यही तो है, तो पूर्ण भरा है अपूर्ण भरा है, अरे तुम्हें पता है अपूर्ण ही भरा है, एक ही है बस इसमें, अगर 10 होते तभी तो पूर्ण भरा होता, तो सीधी सी बात है, आपको क्लियर पता चल गया। अब आगे देखो क्या है, जिंक है हमारा, क्या है जेड एन, और जेड एन का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा 30 होता है, ये आपको पता है, सीधी सी बात है। इसको भी क्या करना है, ये हो गया ना। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपको पता है ए आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, बचा कितना अपने पास, कितना बचा अपने पास, अरे ये तो 18 की जगह हो गया ना, कितना बचा अपने पास, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब कितना बचा यही नहीं पता तुम्हें, 12 नहीं बचा, अरे 18 होगा, 18 12 30, तो ये हो गया 18, 18 की जगह ये आता है, क्या आता है, ये 18 की जगह आता है, तो कितना बचा हमारे पास 12 बचा, 12 बचा, आपको पता 4s में कितना जाएगा, 4s में 2 जाएगा, कितना बचा अब आपके पास 10 बचा ना, तो तुम्हें पता है, अरे 10 तो आ सकते हैं 3d में, तो देखो इसका, इसका अंतिम पूर्ण है ना, क्योंकि आपको पता है कितने होते हैं इसमें, 5 होते हैं, कितने होते हैं, 1 2 3 4, और क्या है इसमें 10 भरे, तो ये पूर्ण भरा है या पूर्ण, खुद सोच सकते हो, देखो बिल्कुल फुल है, 5 के 5 फुल है, 5 के 5 फुल नहीं है क्योंकि एक में 2 होते हैं और सब में 2 2 है तो फुल है, तो इसमें क्या है, इसका तो अंतिम में बेचारे का कितना है, एक ही है बस, देखो 1 2 3 4 बस एक ही है, तो ये अपूर्ण है, ये क्या है अपूर्ण है, और ये कितना है, ये पूर्ण है, पूर्ण है ना। तो हम इसका रीजन क्या देंगे, इसका रीजन ये समझ आ गया, इसका रीजन यहाँ पे लिख दो,
इसका रीजन हम लिखेंगे क्या, इस कहता है एससी में, आप नाम लिख देना आपकी मर्जी है, एससी में अंतिम अंतिम डी उपकोष, डी उपकोष क्या है, अंतिम डी उपकोष अपूर्ण भरा है, एससी में अंतिम डी उपकोष अपूर्ण भरा है, अपूर्ण भरा है, भरा है, इसलिए इसलिए ये है, ये क्या है, ये है संक्रमण, संक्रमण तत्व है, क्या है, तत्व है, तत्व है ना। जबकि 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 किसमें, जेडएन में, जिंक में, जेडएन में अंतिम अंतिम क्या, डी उपकोष, उपकोष ये ना ठंड की वजह से वो हो जाता है जाम, डी उपकोष क्या है, पूर्ण भरा है, पूर्ण भरा है, इसलिए क्या है, इसलिए इसलिए यह संक्रमण संक्रमण तत्व नहीं है। रीजन समझ आ गया, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया, तो आज काफी कुछ सीखा है हमने, राइट। और जो भी बचा हुआ है तो हम इसको कल कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाला जो क्लास थी तो सी बात है, वो तो हमारा इंट्रो था, हमने सीखा था बस एटम के बारे में, तो मेन पार्ट यही है। तो आज हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। कल हम इसको एंड कर देंगे।